जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स में जो थ्योरी, न्यूमेरिकल्स या अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड वगैरह जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो चैप्टर बिल्कुल बेसिक्स से समझेंगे, तो आप लोग एंजॉय करें। यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें 2 चैप्टर होते हैं, तो यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश और गतिशील आवेश तो अलग अलग टेंडेंसी में अलग अलग प्रकार को दर्शाते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा कवर करता है विद्युत विभव एवं संधारित्र, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को अगर हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में या डेली लैंग्वेज के हिसाब से समझे तो जिसे वोल्टेज कहा जाता है। संधारित्र जो होता है वो कैपेसिटर्स कहलाते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश, आवेश जिसे हम लोग कहेंगे चार्ज। चार्ज जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत से रिलेटेड पहले तो हम लोग यही देखें कि हमारी जो यूनिट है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कहाँ से आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत जो है, विद्युत एक प्रकार की, पहले हम लोग विद्युत को पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा रूपांतरण की एक मेथड होती है, एक विधि होती है, एक प्लेटफॉर्म जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जा सकता है। विद्युत 2 प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत। फ्रिक्शन के कारण भी प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं वो स्थिर विद्युत कहलाते हैं या स्थिर विद्युत इसे कहते हैं। यह विद्युत जो होती है वो घर्षण के कारण भी प्रोड्यूस हो सकती है, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने डिफाइन किया है इसको। दूसरा होता है धारा विद्युत, जिसका हम लोग आगे यूनिट नंबर 2 पूरा पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं वो धारा विद्युत कहलाता है। इसमें जैसे हम लोगों ने विद्युत को 2 प्रकारों में, आवेश के प्रवाह या आवेश के स्थिरता के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांटा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आवेश क्या होता है। तो हम लोग आवेश क्या होता है उसको डिफाइन किया है। आवेश होता है 2 फिजिकल टर्म्स दी हुई है यहाँ पर, धारा और समय। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। हम यूँ कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कितने समय में कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक माध्यम से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रही है, उसी को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं, समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर I × T। इसके कुछ मात्रक होते हैं, सामान्य मात्रक। सामान्य मात्रक एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ मात्रक जो वैसे आप लोग 11th क्लास में मात्रक की पद्धतियां पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक ऐड किया हुआ है, वो है EMU मात्रक, जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो पहले पढ़े हम लोग इस SI मात्रक। SI मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो होता है वो होता है आवेश का, वो होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। CGS मात्रक होता है स्थिर कूलाम या इसे स्थित कूलाम भी कह सकते हैं, स्थित कूलाम भी इसे कह सकते हैं। CGS मात्रक स्थित कूलाम होता है। और EMU मात्रक जिसे मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या मैं इसे कह सकता हूँ विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा सामान्य मात्रकों के अलावा हम इसमें कुछ नए मात्रकों को ऐड करते हैं, कुछ नए मात्रकों को भी समझते हैं, जो कि होते हैं प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक या अन्य मात्रक जिसे कहा जाता है। प्रायोगिक मात्रक जिसे हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ प्रायोगिक मात्रकों का बहुत महत्व हो जाता है। वो होते हैं 3 होते हैं, मिली, माइक्रो और नैनो। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 3 हम लोग कवर कर रहे हैं।
विच इज़ मिली, माइक्रो एंड नैनो। 1 मिली कूलाम जो होता है वो 10⁻³ कूलाम के इक्वल होता है। 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻�6 और नैनो जो होता है वो 10⁻⁹ कूलाम। तो याद रखिएगा मिली, माइक्रो, नैनो, 3, 6 एंड 9 पावर माइनस। नेक्स्ट, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली आवेश, सामान्यतः आवेश 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार समझने से पहले, चूंकि आवेश को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो आवेश जो होता है उसको समझने के लिए मुझे एक चीज के यूज करना पड़ेगा, वो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण होता है, एक पार्टिकल होता है, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या ऋणावेशित कण भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी या उसकी डिफिशिएंसी के हिसाब से ही हम लोग बताएंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है धनावेश। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण है। अगर किसी चालक से ऋणावेशित कण कम हो रहा है, मतलब उस पर धनावेश बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का कम होना ही क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, इसलिए उसे ऋणावेशित कण या ऋण आवेश कहा जाता है। तीसरा, शून्य आवेश या जीरो आवेश। तो शून्य आवेश किसे कहेंगे? मतलब किसी चालक पर आवेश ही ना हो। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब जितने धनावेशित कण है उतने के उतने क्या हो जाए? ऋणावेशित कण किसी चालक पर उपस्थित हो जाए, तो उसे हम लोग शून्य आवेश कहेंगे या न्यूट्रल आवेश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति ये होती है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, धन धन और ऋण ऋण। तो अगर दो धन धन आवेश एक दूसरे के बीच में कुछ बल शो कर रहे हैं तो वो प्रतिकर्षण होगा। अगर एक धन का और एक ऋण का आवेश है तो एक दूसरे के बीच में आकर्षण की प्रकृति को, मतलब आकर्षण बल को शो करते हैं। नेक्स्ट होता है आधारभूत आवेश या मूलभूत आवेश किसे कहते हैं? इसे फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस चार्ज यहाँ पर बता चुके हैं कि बेस चार्ज भी इसे कहते हैं। इसके अलावा इसे फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, कोई इलेक्ट्रॉन जो है उस पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल या मूलभूत आवेश कहलाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के इक्वल होता है। आधार या मूलभूत आवेश, एक नोट मैंने ऐड किया है यहाँ पर कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान है तो भी उस पर उतना ही आवेश होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना का उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। नेक्स्ट देखिए, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो समझिए क्या है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसका इंग्लिश नाम जो होता है वो भी कई बार यूजफुल होता है, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी चालक पर उपस्थित आवेश, मान लो कोई चालक है, इस पर उपस्थित आवेश कितना हो जाता है? तो हमने मान लिया Q। किसी चालक पर उपस्थित आवेश, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का कितने गुना होता है? n गुना होता है। Q = Na। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या आवेश जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला जो बना है आपका वो बना है Q = ±Na, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो MP बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक कूलाम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हमें गिवन क्या है? दिया है हमें Q, मतलब आवेश का मान दिया है एक कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, संख्या पूछी है उसने, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो हमें पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। यह हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने दिया है जो लिखा, उसके बाद Q = जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = Ne। तो N = यहाँ से फॉर्मूला आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? N = Q/E। वैल्यू रखें तो N = हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है? आवेश का वैल्यू है 1। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁹।
ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, नीचे में से डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। लॉगरिदम फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जुड़ेगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें हम लोग, तो 10 जो है 16 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 10 है, मैं इससे 10 यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो 10 से 10 मल्टीप्लिकेशन होगा, 100 हो जाएगा, 10 की पावर एक माइनस हो जाएगी बिकॉज हम लोग 10 को साझा कर चुके हैं, अपॉन में आ जाएगा 16। डिवाइड कर दीजिए, 16 से 6 टाइम जाएगा विच इज़ 96 हो जाएगा। पॉइंट बचा यहाँ पर, फिर बचा 4 जो हो जाएगा 40, 6 2 जा 32, 16 2 जा 32, और बचा कितना 8 बचा जो कि 0 बनने पे 80 बन जाएगा, तो 16 5 जा हो जाएगा 80। तो जो सॉल्यूशन बना वो बन गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब ये समझ में आया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, 2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक क्लू हमको देख लीजिए, अब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, दिया है Q की जगह 2 कूलाम रखना है, N हमें फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या है 19। वैल्यू रखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सॉल्यूशन करने के साथ साथ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें याद भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल क्या होता है। यहाँ हम एक छोटा सा बेसिक टर्म समझते हैं कि जब कोई कण किसी भी फील्ड में रखा हो, फील्ड की बात करें तो विद्युत क्षेत्र एक फील्ड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो जाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अगर इसमें कण रखा है या कण मूव ऑन कर रहा है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कण स्थिर भी होता है और गतिशील भी होता है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई कण रखा हुआ है तो उस पर जो क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है, वो कुछ बल आरोपित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत बल कहेंगे। तो लिखा है विद्युत बल किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। अगर आवेश जो है वो Q है, Q से दर्शाते हैं आवेश को, और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने E वर्ड यहाँ पर यूज किया है, तो बल बराबर बल का जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा सर इसका, F बराबर Q ही हो गया, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, चूंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली न्यूटन ही लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इसे हम लोग बना भी सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और E जो है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जब मैं इसको और करके आपको बता देंगे कि कैसे बनता है। CGS मात्रक क्या होता है, तो CGS मात्रक होता है सर डाइन, CGS मात्रक होता है इसका डाइन। और इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। विमीय सूत्र की बात करें तो ये 11th में हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा है। बल क्या जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m1L1T-2 होता है, F बराबर ma से आप लोग समझ सकते हैं इसे। तो ये था हमारा विद्युत बल, सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ ये बात याद रखिएगा, इसके मात्रक याद रखिएगा। नेक्स्ट है किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल किसने बताया है, तो वो कूलाम का नियम होता है कि उत्पत्ति कीजिए, और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी इसे ही कहा जाता है, उसको समझाइए कैसे होता है। तो हमने ये क्यों दिया था, कूलाम ने ये बताया था कि यदि 2 आवेश हैं, मान लिया एक Q1 है एक Q2 है, दोनों स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इन पर बल कितना लगता है उसके परिमाण के बारे में दर्शाया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यदि 2 आवेश मान लिया हमने Q1 और Q2, 2 आवेश हमने मान लिए, Q1 मान लिया, Q2 मान लिया, एक अल्प दूरी r पर हो, एक अल्प दूरी मैंने कंसीडर कर ली, कितनी है r दूरी पर हो, तो इनके मध्य लगने वाले बल F की गणना कूलाम के नियम से की जाती है। कूलाम का नियम क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, इसका कथन समझिए। कूलाम के नियम का कथन ये है कि किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बल को F से दर्शाते हैं, तो मैंने मान लिया F का मान उन आवेशों के गुणनफल के, ये 2 आवेश मैंने लिए Q1 और
Q2। तो इनके बीच जो लग रहा है बल वो इन आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती, F समानुपाती Q1 Q2। तथा दूसरा स्टेटमेंट दिया है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, इसलिए इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम लोग इन दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं, दोनों समीकरणों को मिलाएंगे, दोनों समीकरणों को मिलाने पर दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि स्टेटमेंट बोलता है जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट यहाँ जुड़ा K, तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ के क्या है, यहाँ पर यहाँ के एक, चूंकि समानुपाती का चिन्ह हटा के लगाया है बेटा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समानुपातिक नियतांक कहते हैं। यहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक की पद्धति, तो दो तरीके की पद्धति होती है जो हम लोग, ऐसे तो चार होती है लेकिन हम लोग दो पद्धति का उपयोग करते हैं। मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, वो है SI और CGS। दो पद्धतियों के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो क्या होता है, कैसे वो निर्भर करता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किस तरीके से निर्भर करता है SI पद्धति में, पहला हम लोग लेते हैं कि SI पद्धति में क्या होता है। तो SI पद्धति में जो K है उसका मान K बराबर, SI पद्धति में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको मैं सिर्फ ये डिफाइन कर दूँ, यहाँ एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता है। जिस माध्यम में आप लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ उसकी प्रेजेंसेंसी दर्शाती है ये। तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग समझेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो SI पद्धति में ये हो गया K बराबर, SI पद्धति में कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्टली जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखते हैं, 9 × 10⁹ रखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। तब बल जो लग रहा है वो बल कितना हो जाएगा, तब बल F बराबर हो जाएगा, K की जगह रखेंगे Q1 Q2, K की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर। चूंकि SI पद्धति की बात हो रही है इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो भी SI पद्धति में होगा, वो होगा न्यूटन। दूसरी पद्धति कौन सी होती है, तो दूसरी पद्धति जो होती है वो होती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में K बराबर होता है 1। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, तब बल बराबर F बराबर K की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, चूँकि ये जो है वो कित में होगा, डाइन में। तो ये हमारे पास बल की दो गणनाएं आ गई, SI पद्धति में और CGS पद्धति में। ठीक है, आगे मैंने बोला कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। इसके न्यूमेरिकल की बात करें या न्यूमेरिकल वैल्यू की, जो स्टैंडर्ड वैल्यू इसका होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। चलिए सर, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे तो याद कर लेंगे, लेकिन ये जो आप लेके आए हैं ये क्या है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको इसका मात्रक बनाना बता देता हूँ, कैसे बनाना है मात्रक। हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का जो यूज़ किया है वो SI मात्रक में यूज़ किया है। SI मात्रक में जो बल का फॉर्मूला होता है बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ जो हमें डिस्कस करना है वो किसके बारे में करना है, एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू निकालना है। तो हमें मात्रक निकालना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है वो विमाहीन राशि है, इसलिए इसको अलग कर देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। साइड चेंज कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरीके से हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करें तो Q1 का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, Q2 के लिए भी क्या होगा कूलाम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, डिस्टेंस जो है उसका मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक, कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं होती है। तो कूलाम के नियम की क्या सीमाएं होती है, यह नियम केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, इसके अलावा यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कूलाम के नियम की सीमाएं होती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन गिवन है 2 बिंदु आवेश 3 मिली कूलाम एवं 6 माइक्रोकूलाम को न्यूनतम दूरी, पहले जो क्वेश्चन है देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि पहले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये देख ले कि क्या गिवन है, गिवन पोर्शन क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 2 आवेशों का मान दिया है, हमने मान लिया पहला आवेश Q1 मान लिया 3 मिली कूलाम। अच्छा, दूसरी बात फिजिक्स में क्या देखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनाना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड में बनाना है तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है मिली कूलाम, तो अन्य मात्रक है ये। तो इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए मैंने आपको बताया मिली की जहाँ भी हो वहाँ क्या ऐड करना है 10⁻³ ये चेंज हो गया। Q2 क्या हो जाएगा 6 माइक्रोकूलाम, तो हो जाएगा 6 × 10⁻, माइक्रो के लिए -6 यूज करते हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर को मुझे सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है, चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 पॉइंट लेस होगा, ये हो जाएगा 0.1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें बल की गणना करना है, इनके बीच जो बल है वो बल कौन सा लग रहा है ये गणना करना है। और आगे लिखा है कि बल की प्रकृति भी लिखी है कि कैसा बल लग रहा है। अब ये जो बल की प्रकृति वाला वर्ड पॉइंट आउट किया हुआ है उसको तो यहीं से आप लोग समझ लीजिए, अगर दोनों ही आवेश जो हैं वो धनावेशित है, अगर सेम चार्ज है मतलब सजातीय आवेश है, तो जो बल की प्रकृति होगी वो हमें मेंशन करना है। तो बल की प्रकृति जो होगी वो कौन सी होगी, प्रतिकर्षण बल की प्रकृति होगी, क्योंकि आवेश जो है वो सजातीय है। अगर एक धन एक ऋण होता तो हमें आकर्षण बल की प्रकृति दिखती। ठीक है, बल जो होगा कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि SI माध्यम में या SI पद्धति में K का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो वैल्यू क्या लिखूंगा 9 × 10⁹। ये वैल्यू ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन में बात करें Q1 Q2, Q1 का वैल्यू कितना है तो वो है 3 × 10⁻³ Q2 का वैल्यू क्या है सर, Q2 का वैल्यू है 6 × 10⁻6 अपॉन में R स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने पुट की है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखें तो पहले न्यूमेरिकल टर्म जो बेस टर्म है वो लिख लीजिए। 9, 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मुझे। F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 3 × 6 इंटू 10 की पावर्स कुछ दिखी, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6 ये हमें दिखा है। अपॉन में क्या है सर, अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर है सर। सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में करूंगा तो 9 × 3 और इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका होगा 6 का। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 3 27 × 6 तो ये हो जाएगा 162 इंटू पावर्स जो है आपको दिख रहा है बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। तो कैसे ऐड होगी सर, 10 की पावर 9, ये दोनों माइनस की तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -3 -6, माइनस का क्या हो जाएगा 9।
अपॉन में मैंने इसको लिख दिया 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 और 0.1 कर दिया मैंने। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा सर 162 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी टर्म की पावर 0 है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 162 इंटू ये हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1। मैं चाहता तो 0.1 का स्क्वायर भी कर सकता था, लेकिन चूंकि हमें पता है कि सर पॉइंट हटाएंगे तो जितने पॉइंट हटाएंगे उतनी क्या जुड़ जाएगी, 0। तो 1 इंटू 1 तो नीचे 1 ही हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, f इज इक्वल टू 162 में 100 से मल्टीप्लाई मतलब डबल 0 को बढ़ा दीजिए, तो 16,200 न्यूटन ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।